हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अध्ययन कर रहे हैं। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश। मैं बार बार इस नाम इसलिए लेता हूं कि ये आपको जब जब आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि तीसरा वंश तुगलक वंश था। तो तुगलक वंश में भी हमने संस्थापक शासक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा, उसकी नीतियों के बारे में पढ़ा, और उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत ही नहीं पूरे इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, पूरे इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध एवं चर्चित शासक रहा है, खास तौर से अपनी योजनाओं के लिए। हालांकि इसकी पिछली वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण, उसके बाद सिंहासन को प्राप्त करना, विद्रोहों का दमन करना तथा उसके कार्य उपलब्धियों के बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित हमें 2 वीडियो डालना पड़ा, चूँकि यह एक बड़ा टॉपिक है। और मोहम्मद बिन तुगलक जिसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा वह अपनी नवीन योजनाओं के लिए प्रसिद्ध रहा। तो इसकी योजनाओं को हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में लेकर के उपस्थित हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कार्य किया गया वो तो ठीक है, उपलब्धियां उसकी क्या रही उसको भी हमने देखा, उसका सिंहासनारोहण देखा। लेकिन आज हम उसकी खास तौर से उसकी योजनाओं के बारे में, इसलिए हमारे टॉपिक का नाम मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। और संपूर्ण इतिहास में यह अपनी योजनाओं के लिए ही बहुत प्रसिद्ध है। और ख़ास तौर से क्वेश्चंस सामान्य परीक्षाओं में, चाहे वह पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, टेट सीटेट, सुपर टेट, एसआई आदि में इसकी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस जरूर उठाए जाते हैं। तो एक एक योजनाओं को यहाँ हम बोर्ड पर इसलिए पहले लिख देते हैं कि यह आप लोगों के लिए सुविधाजनक हो, समय की बचत हो। अगर आप चाहें तो एक साइट का यहाँ आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और जो ही हम दूसरे साइट का बोलते हैं तो इस साइट का आप लिख सकते हैं। यहाँ हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो परीक्षाओं बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में कई इसकी योजनाएं थी। मुख्य रूप से राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दोआब में कर वृद्धि, खुरासान अभियान तथा कराची अभियान। ये 5 योजनाएं इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चित जो इसकी योजना थी वह राजधानी परिवर्तन थी। उसकी राजधानी परिवर्तन की योजना पर अनेक विद्वानों ने, अनेक इतिहासकारों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, इसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में पढ़ा, इसके साम्राज्य विस्तार को हमने देखा, इसका वैदेशिक संबंधों को हमने देखा है। पिछली वीडियो में चीन से, इराक से, ईरान से, इन सारे देशों से इसका वैदेशिक संबंध था और भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य का ये मालिक हो चुका था। तो और दूसरी तरफ ये उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था, नक्षत्र विज्ञान का, गणित का, ज्योतिष का, दर्शन का, कई भाषाओं का ज्ञाता था। तो इसकी जो योजनाएं थी वह असफल क्यों हुई? असफलता के पीछे कारण क्या रहा? जो उच्च व्यक्ति, उच्च पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके अंदर उसकी योजनाएं क्यों असफल हुई, इस पर हम आज डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये राजधानी परिवर्तन की जो योजना है, इसकी पहली एवं महत्वपूर्ण योजना है, जिसे राजधानी परिवर्तन कहा गया। और ये 1326 से 27 ईस्वी में, हालांकि टाइमिंग को लेकर के थोड़ा सा कई किताबों में अलग अलग टाइमिंग में भी दिखाई देता है। कहीं पर 26-27 ईस्वी मिलता है, कहीं 27-28-30 ईस्वी मिलता है। लेकिन ज़्यादातर किताबों में, ज़्यादा विद्वानों के द्वारा ये इसकी पहली योजना राजधानी परिवर्तन की योजना दिखाई देती, जो 1326 से 27 ईस्वी में हुई। राजधानी परिवर्तन यानी कि अपनी राजधानी को ही, हालांकि तुगलक वंश ही नहीं, खिलजी वंश, गुलाम वंश, यानी कि पूरे सल्तनतकालीन शासकों की जो राजधानी रही है वह दिल्ली ही रही है। दिल्ली को ही केंद्र बनाकर इन शासकों ने शासन किया। तो ये शासक आता है, ये अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित करता है। कुछ यहीं पर विवाद उत्पन्न होता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये अपनी राजधानी परिवर्तन नहीं करके बल्कि अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। किसको? देवगिरी को। जिस देवगिरी का ही दूसरा नाम क्या होता है? दौलताबाद होता है। और दौलताबाद कहाँ स्थित था, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित था। और देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाया, कुछ विद्वान कहते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है, जिसमें मुख्य रूप से इब्न बतूता हैं और बरनी हैं और इसामी भी हैं। इन्होंने भी, इनका कहना है कि इसने राजधानी परिवर्तन किया था, यानी कि दिल्ली को राजधानी जो थी उसे छोड़ करके अब दौलताबाद में इसने राजधानी स्थापित कर लिया था। उसके पीछे अनेक कारण दिए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले इसे याद रखना है कि यह राजधानी कहाँ से कहाँ चेंज करता है, कहाँ से कहाँ बदलता है। तो दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी, दोनों शब्दों को याद रखना है। दौलताबाद भी है, देवगिरी है, उसी देवगिरी का ही नाम दौलताबाद भी है। तो इसके पहले देवगिरी का नाम कुतबाबाद हुआ करता, जो मुबारक शाह खिलजी के समय में हुआ करता था।
तो यही देवगिरी था जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी देवगिरी की विजय प्राप्त करने के उपरांत ही अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान बनने की लालसा उत्पन्न हुई थी। तो इस प्रकार ये देवगिरी अब दक्षिण भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान, बहुत ही प्रसिद्ध राज्य बन चुका था। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई। अब इस राजधानी बनाने में या राजधानी स्थानांतरित करने में अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक सुझाव दिए गए। कुछ विद्वान कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य इतना विस्तृत हो चुका था, चूँकि पूरे दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य जिसमें कुल 23 प्रांत थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही था। उसी का साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर के इधर गुजरात, इधर बंगाल, बिहार से लेकर के दक्षिण भारत तक फैला हुआ था, वारंगल तक फैला हुआ था। और चूँकि लंबा साम्राज्य होने की वजह से जब वह उत्तर भारतीय राज्यों को दबाता था, उनके विद्रोह का दमन करता था उत्तर भारतीय राज्यों का, तो दक्षिण भारतीय राज्य इसके विरुद्ध हो जाते थे, विद्रोह करने लगते थे। और जो ही वह दक्षिण भारतीय राज्यों के विद्रोह के दमन के लिए दक्षिण भारत जाता था, तो उत्तर भारतीय राज्य विद्रोह करने लगते थे। तो एक विस्तृत साम्राज्य होने की वजह से उसने अपनी राजधानी को दौलताबाद में बनाने का निर्णय लिया। चूँकि दिल्ली जो था वह उत्तर भारत में पड़ता था और एक छोर पर, एक हिस्से पर पड़ता था, इसलिए देवगिरी उसके संज्ञान में आया कि देवगिरी संपूर्ण साम्राज्य के केंद्र में स्थित है। इसलिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। अब यहाँ कई विद्वान हैं जो अपने अनुसार अपना विचार व्यक्त करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है इब्न बतूता। इब्न बतूता कहते हैं कि दिल्ली वासियों को सजा देना। कई विद्वान उसके समय, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, अफ्रीका का देश है मोरक्को। वहाँ से 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था और अपने को एक योग्य व्यक्ति बताया इसने। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक इसकी योग्यता से प्रभावित होकर इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। तो इन्होंने, यानी इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में अपने ग्रंथ रहला में, किस ग्रंथ में? रहला में, जो अरबी भाषा में लिखा गया है, उसमें इस चीज़ का इन्होंने वर्णन किया है कि दिल्ली वासियों को सजा, यानी कि दिल्ली वासी, इनका कहना है किसका? इब्न बतूता का कहना है कि दिल्ली वासी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से प्रसन्न नहीं थे, दुखी थे। इसलिए वे सुल्तान के विरुद्ध गालियां लेकर के कागज़ में, चिट्ठियों में भरकर इसके दरबार में फेंकते थे, इसके महल पर फेंकते थे। इसलिए उनको सजा दिलाने के लिए ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली वासियों को सजा दिलाने के लक्ष्य से, उद्देश्य से राजधानी परिवर्तन किया और संपूर्ण दिल्ली वासियों को, अपने प्रशासनिक तंत्र सहित संपूर्ण दिल्ली वासियों को दौलताबाद जाने का आदेश दिया था। यहाँ तक कहा जाता था कि किसी भी, चाहे वह अपंग हो, वृद्ध हो, रोगी हो, सभी को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया गया था। यानी कि इब्न बतूता के अनुसार सजा दिलाने के उद्देश्य से उसने राजधानी परिवर्तन किया था। जबकि सुल्तान का ऐसा विचार था कि उसने देखा कि यह देवगिरी या दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में है। पहला उसका रीजन ये होता है। दूसरा ये रीजन होता है दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना। ये विद्वान तो अपने अनुसार बताते हैं, लेकिन बाकी विद्वानों के अनुसार, कथनों के अनुसार यह निर्णय या निष्कर्ष निकलता है कि पहला जो रीजन था राजधानी परिवर्तन का, साम्राज्य के केंद्र में होना, किसका? दौलताबाद का। दूसरा होता था कि दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का प्रसार नहीं हो पा रहा था। सिर्फ दक्षिणी राज्यों को विजित करके सुल्तान उसे करद राज्य बनाते थे, चाहे वो देवगिरी हो, वारंगल हो, इन सभी राज्यों पर विजय करके उन्हें करद राज्य, यानी कि वे स्वतंत्र न रह करके दिल्ली सल्तनत के अधीन रहेंगे और वहाँ शासन का संचालन वे ही शासन करेंगे, लेकिन प्रतिवर्ष भू राजस्व या कर को दिल्ली दरबार में भेजते रहेंगे। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के विचार में पहली बार आया कि दक्षिण में भी मुस्लिम संस्कृति का प्रसार किया जाए और दूसरी तरफ उत्तर भारतीय राज्यों में, उत्तर भारतीय क्षेत्रों में दिल्ली स्थित था और उत्तर भारत में मंगोलों का बार बार आक्रमण होता था। इससे अपनी राजधानी को सुरक्षा की दृष्टि से, यानी दिल्ली की सुरक्षा की दृष्टि से, अपने दरबार को सुरक्षित रखने की दृष्टि से भी उसने अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो ये विचार काफ़ी विद्वानों के विचारों को देखने के बाद निकलता है। लेकिन बाकी विद्वान, चाहे वह इब्न बतूता हो, इसामी हो, मेहदी हसन हो, बरनी हो, बदायूनी हो, ये सभी लोग अपने अनुसार इसके विषय में, राजधानी परिवर्तन के विषय में मत दिए हैं। जैसे इसामी का कहना था सुल्तान तथा जनता के बीच बैर था। कहीं ना कहीं इब्न बतूता के मतों से
मिले जुले मत इन्होंने भी दिया था कि सुल्तान तथा जनता के बीच बैर की भावना होती थी, दोनों में बढ़ती नहीं थी। चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक अनेक प्रकार की नई योजनाओं को संचालित किया था, उसने योग्यता को प्रश्रय दिया था, योग्य लोगों को ही पदों पर उसने आसीन किया था। इससे एक अमीर वर्ग, कुलीन वर्ग इससे काफ़ी नाराज़ थे और वे ही लोग आम जनता को भी इसके खिलाफ भड़काए और जिससे सुल्तान तथा जनता के बीच बैर हुआ। और इनके अनुसार यानी इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया था। अगले विद्वान हैं प्रोफेसर मेहदी हसन। इनका कहना है कि दौलताबाद मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था। दौलताबाद मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए यानी कि दक्षिण में भी मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए देवगिरी या दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बर्नी का क्या कहना था? जियाउद्दीन बर्नी इनका पूरा नाम है। इनका कहना है कि दक्षिण में प्रशासनिक तंत्र मजबूत करना, यानी कि दक्षिण के ही राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध सबसे ज़्यादा विद्रोह कर रहे थे, अपने को स्वतंत्र कर ले रहे थे। चाहे वह विजयनगर हो, बाद में जो स्वतंत्र हुए वो विजयनगर हो 1336 ईस्वी में, चाहे वह बहमनी साम्राज्य हो, वारंगल हो, ये सारे राज्य अपने आप को जब ही मोहम्मद बिन तुगलक अपनी नीतियों में व्यस्त होता था, उत्तर भारतीय अभियानों में व्यस्त होता था, मंगोलों से आक्रमणों की सुरक्षा में लगा होता था, उसी समय दक्षिण भारत के जो भी राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र करने में लग जाते थे। तो इसी बातों को इन्होंने यानी जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि दक्षिण में प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना, यानी कि बर्नी का कहना है, जियाउद्दीन बर्नी का पूरा इनका कहना है कि दक्षिणी राज्यों के प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। तो इस प्रकार इन विद्वानों के मतानुसार, और लास्ट में ऐसा कहा जाता है कि 1335 ईस्वी में 26 से 27-20 इसने वहाँ पर राजधानी परिवर्तन किया और दौलताबाद को राजधानी बनाया और वहाँ पर मुस्लिम संस्कृति का प्रसार भी करना प्रारंभ किया और एक चिश्ती संत के माध्यम से वहाँ शिक्षा का प्रसार भी प्रारंभ हुआ। लेकिन जो ही वह दक्षिण भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लाया, उनके विद्रोह का दमन किया, उन्हें दिल्ली सल्तनत या तुगलक साम्राज्य में मिलाया, तो ही दूसरी तरफ उत्तर भारतीय जो राज्य थे वे अपने को स्वतंत्र करने लगे थे। चाहे वह राजपूताना राज्य हो, चाहे वह सीमावर्ती राज्य हो, चाहे वह बंगाल बिहार के क्षेत्रों के राज्य हो, ये अपने आप को स्वतंत्र करने लगे थे। इसलिए एक बार उसे पुनः दिल्ली दौलताबाद यानी दक्षिण भारतीय से उत्तर भारतीय की तरफ आना पड़ा। और थोड़ा सा जलवायु, उत्तर भारत की जलवायु और दक्षिण भारत की जलवायु में बड़ा अंतर था। जो यहाँ की जनता गई हुई थी वह जल्द ही वहाँ कई बीमारियों से ग्रसित हो गई, लोग अपने को असहज महसूस करने लगे। चूँकि दक्षिण भारत की जलवायु उत्तर भारतीय जलवायु में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया, इसलिए लोग सुल्तान के विरुद्ध एक बार फिर से हो जाते हैं और एक बार पुनः 1335 ईस्वी में सुल्तान यह निर्णय वापस लेता है और एक बार पुनः अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश देता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई गई और फिर दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित की गई, यानी कि 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और दक्षिण में चिश्ती सिलसिला, अभी तक दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रसार नहीं हुआ था और इसी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में एक चिश्ती संत थे जिनका नाम था शेख बुरहानुद्दीन। शेख बुरहानुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के साथ राजधानी परिवर्तन में दक्षिण भारत में गए और 1335 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को पुनः दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, उसी समय ये शेख बुरहानुद्दीन जो चिश्ती संत हुआ करते थे, ये उत्तर भारत आने से इन्होंने इनकार कर दिया और दक्षिण भारत में वहीं वारंगल या देवगिरी के क्षेत्रों में ही इन्होंने मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार तथा शिक्षा के विकास में इन्होंने प्रसार किया। और कहा जाता है कि पहली बार ये शेख बुरहानुद्दीन दक्षिण में चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार में लगे। तो इस प्रकार ये उसकी पहली योजना, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, जो सबसे चर्चित योजना थी, वह थी राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन क्यों किया गया? क्योंकि वह मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था दक्षिण भारत को, और दूसरी तरफ दौलताबाद पूरे साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। और तीसरी बात यह थी कि दिल्ली जो मंगोलों के आक्रमण के उनके रास्ते में पड़ता था, वह अगर दौलताबाद को राजधानी बना रहा था तो कहीं न कहीं मंगोलों के आक्रमण से उसे भी सुरक्षा प्राप्त हो रही थी और वह दौलताबाद पूरे साम्राज्य के केंद्र में था, इसलिए उसने राजधानी दौलताबाद बनाने का निर्णय लिया था। ये विचार प्राप्त होते हैं काफ़ी लोगों के, काफ़ी विचारों के, काफ़ी इतिहासकारों के ग्रंथों को, उनके विचारों को पढ़ने के उपरांत। लेकिन बाकी जो विद्वान हैं इन्होंने अपने अनुसार वर्णन किया है। चूँकि इब्न बतूता को इन्होंने MBT या मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था और 1342 ईस्वी में इसे काजी के पद से हटा करके राजदूत बनाकर भेज दिया था, तो शायद
इन विद्वानों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक का जो विचार दिया गया, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो वर्णन किया गया, वह कहीं न कहीं अपने मतों के अनुसार इन्होंने वर्णन किया है। और बाकी जो कारण थे, यानी कि लास्ट में 1335 ईस्वी पर फिर से दिल्ली को राजधानी बनाना, यानी कि वापस दिल्ली को राजधानी बनाना, यह मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता को ही दर्शाता है। तो इस प्रकार इसकी राजधानी परिवर्तन की जो योजना थी वो भी अंततः असफल सिद्ध हुई, सफलता इसमें प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की जो अगली योजना थी, दूसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो 1328 से 1330 ईस्वी के बीच की। इसकी टाइमिंग को लेकर के कुछ किताबों में 1328 से 32 तक मिलता है, कुछ किताबों में 1330 से 32 तक मिलता है, लेकिन इसकी जो रियल टाइम है वह 1330 के इर्द गिर्द ही प्राप्त होता है, यानी कि 1328 से 1330। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा से मतलब क्या? एक सांकेतिक मुद्रा से मतलब कि जो मुद्रा चल रही थी उसी के बराबर दूसरे मुद्रा के मूल्य को जारी कर देना। तो हम देखेंगे सांकेतिक मुद्रा के तहत इसने जो मुद्राएं पहले से चलती चली आ रही, जैसे चांदी का टंका और तांबे का जीतल, दो धातुएं थी, चांदी और तांबा, यानी चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये दो धातुओं की मुद्राएं थी। तांबे का जीतल था और चांदी का टंका, यही मुद्राएं चल रही थी। और उसने एक और सिक्का जारी किया था जिसे दुकानी सिक्का कहा जाता था, जिसका वर्णन हमें पिछली वीडियो में किया हुआ है। तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि संपूर्ण विश्व में इस समय चांदी की कमी हो गई थी। संपूर्ण विश्व में क्या हुआ था? चांदी की कमी हो गई थी। खासतौर से जो इसके पड़ोसी देश थे, चीन, ईरान, इन देशों में अब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, खासतौर से चीन में और ईरान में। चीन का जो शासक था कुबलई खां तथा ईरान का जो शासक था गैखातू खां था। तो संपूर्ण विश्व में जब चांदी की कमी हो गई थी तो बची हुई चांदी की जो मुद्रा चल रही थी, सुल्तान का ऐसा विचार था कि अब ये मुद्रा जो चांदी की है वह राजकोष में वापस आ जाए। इसके लिए उसने चांदी की मूल्य के बराबर जो मुद्रा थी उसी मूल्य के बराबर इसने कांसे की मुद्रा को उसके मूल्य के बराबर कर दिया, जबकि वास्तव में चांदी के मूल्य और कांसे के मूल्य में काफ़ी अंतर होता है। और जब चांदी के मूल्य के बराबर कांसे की मुद्रा जारी कर दी गई और वह मुद्रा बहुत आसान तरीके से ढाली गई, यानी कि टकसाल करते समय उसकी कोई पेचीदी डिज़ाइन नहीं थी, उसकी डिज़ाइन आसान थी। इसलिए जो लोग थे वह भी मुद्रा, यानी आम जनमानस में, आम लोगों के घरों में भी वह मुद्रा ढाली जाने लगी। और ऐसा संदेश सभी लोगों के मन में गया, जिससे चाहे वह तुर्की सरदार हो, चाहे अमीर हो, कुलीन लोग हों, और आम जनता में भी यह प्रसार हो गया, यह बात फैल गई कि चांदी की कमी हो गई है और चांदी के मूल्य के बराबर कांसे की मुद्रा जारी कर दी गई है। इसलिए लोगों ने भी चांदी को अपने घरों में रोक लिया और एक तरफ सुल्तान के द्वारा ढाली गई कांसे की मुद्रा चल रही थी, दूसरी तरफ लोग अपने घरों से भी जो उन पेशों से जुड़े हुए थे, जैसे जो मुद्राएं बनाते हों, जो कारीगर टाइप हों, वे भी कुछ मुद्राएं बना करके मार्केट में प्रचलित कर दिए, जिससे कहीं ना कहीं यह इसका प्रभाव पूरी वित्त व्यवस्था पर पड़ता है, पूरे राजकोष पर पड़ता है। चांदी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, लोग अपने घरों में रोक लेते हैं। एक तरफ सुल्तान के कर्मचारी अधिकारी, उसके जो सूबेदार हैं, इक़्तिदार हैं, उसके जो अमीर हैं, वे भी रोक लेते हैं। तो इस प्रकार उसने सोचा, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि चीन में यह सांकेतिक मुद्रा जो थी यह सफल थी, लेकिन ईरान में भी यह पूरी तरह से सफल नहीं थी। चीन में कुबलई खां तथा ईरान में गैखातू खां ने इसका प्रचलन किया था और उसमें अपने वैदेशिक संबंधों के तहत चीन तथा ईरान से मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध था। इसलिए उन देशों को देख करके, उन शासकों की नीतियों को देख करके ही मोहम्मद बिन तुगलक ने वैश्विक रूप से जब चांदी की कमी हुई थी तो उसी के मूल्य के बराबर कांसे की मुद्रा जारी कर दी थी। लेकिन उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ था कि चांदी के सिक्कों की जमाखोरी हो गई और प्रतीक मुद्रा प्रचलन में आ गई, जिससे पूरी इसकी अर्थव्यवस्था, यानी कि आम जनता, जितने भी लोग थे, वो चांदी की मुद्रा को अपने घरों में रख लिए और जो प्रतीक मुद्रा है, कांसे की मुद्रा, उसको प्रचलन में ला दिए। इससे सारी वित्त व्यवस्था, सारा राजकोष, सारा वित्तीय जो तंत्र है वह डिस्टर्ब हो गया और कहीं न कहीं यह सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी यह असफलता का शिकार हुई। यानी उसकी सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है
जो योजना थी सांकेतिक मुद्रा चलाने की, वह भी उसकी असफल सिद्ध हुई। अब हम लोग देखते हैं आगे इसकी अगली जो योजना थी दोआब में कर वृद्धि। इसकी पहली योजना राजधानी परिवर्तन असफल सिद्ध हुई, दूसरी योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यह भी असफल सिद्ध हुई। अब इसकी तीसरी योजना थी, यानी कि अब इसका राजकोष खाली हो गया, वित्त व्यवस्था इसकी टूट गई थी, राजधानी परिवर्तन में काफ़ी इसका नुकसान हुआ था। दूसरी तरफ सांकेतिक मुद्रा के तहत भी इसकी वित्तीय व्यवस्था, इसका राजकोष खाली हो गया था, इसलिए इसने दोआब का जो क्षेत्र होता था, जो बहुत ही उपजाऊ होता था, चूँकि दो नदियों से सिंचित जो क्षेत्र होता था वह कृषि की दृष्टि से बहुत ही संपन्न होता था, बहुत अच्छी कृषि होती थी। इसलिए इस शासक का विचार अब जाता है कि इस दोआब के क्षेत्रों में कर वृद्धि करके हम उस हानि को, उस वित्त को भरपाई कर लें जो सांकेतिक मुद्रा तथा राजधानी परिवर्तन की योजना के तहत हमें हानि पहुंचाया था। तो इस प्रकार अब वह दोआब के क्षेत्रों में कर वृद्धि कर देता है, और कर वृद्धि कितना करता है कि जो कर वृद्धि है उसकी वह 1/10 से 1/20 तक की वृद्धि कर देता है, यानी 1/10 से 1/20 तक की उसकी वृद्धि, यानी कि एक बहुत बड़ी वृद्धि होती है। और उसके लिए उसने एक नया रजिस्टर भी बनवाता है जिस पर संपूर्ण उस क्षेत्र की आय व्यय का लेखा जोखा हिसाब रखा जाता था, और एक नए व्यक्ति, एक नए पदाधिकारी, शताधिकारी जिसे कहा जाता था, जिसका वर्णन हम अपने पिछले वीडियो में किए हैं कि प्रत्येक 100 गांवों पर एक पदाधिकारी उसने नियुक्त किया जिसे शताधिकारी कहा जाता था, और यह शताधिकारी 100 गांवों का मालिक होता था। उन 100 गांवों में जो भू राजस्व अधिकारी होते थे, जो भू राजस्व वसूल करने वाले लोग होते थे, उनके ऊपर यह निरीक्षण करता था। इसलिए भू राजस्व वसूलने वाले जो कर्मचारी इसके थे, उन्होंने सख्ती से भू राजस्व को वसूला। चूँकि उसके ऊपर भी अधिकारी या पदाधिकारी थे जिसे शताधिकारी कहा जाता था, और इन लोगों ने, जो भू राजस्व वसूल करने वाले कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे, इन्होंने सख्ती से भू राजस्व वसूला, जिससे आम जनमानस में सुल्तान के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो जाता। चूँकि इसी समय दुर्भाग्य से अकाल पड़ गया था, इन्होंने सख्ती से कर को वसूला और दूसरी तरफ कर की वृद्धि कर दी गई थी, और इस कर वृद्धि को एक रजिस्टर में पूरी तरह से, इसके लिए शताधिकारी नामक पदाधिकारी था, और भू राजस्व अधिकारियों को, भू राजस्व कर्मचारियों को यहाँ पर लगाया गया कि वो कर की वसूली करें। और दुर्भाग्य ऐसा था कि एक तरफ कर की वृद्धि सुल्तान के द्वारा की जाती है और दूसरी तरफ इसी समय अकाल पड़ जाता है इन क्षेत्रों में, और इससे अब कर्मचारी तो अपना भू राजस्व वसूल कर रहे हैं, लेकिन इसमें आम जनता यानी कि जो किसान हैं उनकी ऊपर काफ़ी बोझ होता है, कर बोझ होता है, उनका उत्पादन हुआ नहीं, उनकी फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन उन्हें कर देना पड़ता था। इससे पूरी जनता में सुल्तान के प्रति आक्रोश पैदा हो गया, और अंततः सुल्तान को इस योजना को भी, यानी कि कर वृद्धि की जो योजना है, जो कर वृद्धि है, कर की वसूली है, उसे भी सुल्तान को रोकने का आदेश देना पड़ा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इसके सभी जो भू राजस्व वसूल करने वाले कर्मचारी थे, वे भू राजस्व वसूल रहे थे बहुत सख्ती से, कड़ाई से। तो इस प्रकार कहीं न कहीं सुल्तान के विरुद्ध आम जनता में फिर एक बार आक्रोश हुआ, और अंततः सुल्तान ने इस योजना को भी रोकने, अर्थात कर वृद्धि की योजना को वो वापस ले लिया। इस पर कहा गया कि साथ, यानी इसका दुर्भाग्य ऐसा रहा कि इसकी राजधानी परिवर्तन की योजना, सांकेतिक मुद्रा चलाने की योजना के साथ साथ इसकी दोआब में कर वृद्धि की योजना भी कहीं न कहीं कोलैप्स कर गई, वह भी जो है असफल सिद्ध हो गई, यानी उसमें भी इसे सफलता प्राप्त नहीं होती। अब हम देखते हैं इसकी दो और विजय अभियानों के तहत इसने खुरासान अभियान तथा कराची अभियान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुरासान कहाँ था? खुरासान मध्य एशिया में ईरान, ट्रांस ऑक्सियाना के इर्द गिर्द हुआ करता था। क्या? खुरासान एक एरिया होती थी जो मध्य एशिया में ईरान एवं ट्रांस ऑक्सियाना के क्षेत्रों में पड़ती थी, और इधर इस समय अब मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध ईरानी शासकों से मध्य एशिया तक इसकी वैदेशिक नीति के साथ संबंध थे, और यहाँ इस समय मध्य एशिया में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ऐसी योजना बनाता है कि खुरासान को विजित करके अपने साम्राज्य में से मिला लें, खुरासान को जीतकर अपने साम्राज्य में से मिला लें। इसके लिए क्योंकि खुरासान एक बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्र हुआ करता था और एक लंबे दूरी पर स्थित था, इसलिए इसने 3,70,000 की विशाल सेना एकत्रित की। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने खुरासान अभियान के तहत 3,70,000 की एक विशाल सेना को इसने एकत्रित किया। किस लिए? खुरासान विजय के लिए, क्योंकि मध्य एशिया में स्थित था और यहाँ पर राजनीतिक गतिरोध चल रहा था सत्ता को लेकर के। इसलिए
इसने एक विशाल सेना एकत्रित तो की, लेकिन इसके साथ साथ इसने उस सेना को अग्रिम वेतन भी प्रदान कर दिया। यानी कि खुरासान अभियान करने के 1 वर्ष पहले से ही इसने एक विशाल सेना एकत्रित भी की और उन्हें अग्रिम वेतन भी दे दिया। और इन सेनाओं में मुगल थे, राजपूत थे तथा भारतीय क्षेत्रों से, उत्तर भारतीय क्षेत्रों से लेकर के दक्षिण भारतीय क्षेत्रों से सैनिकों को इकट्ठा किया गया था। लेकिन बहुत पहले से इस योजना पर कार्य करने से यहाँ भी कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक को हानि मिल रही थी, क्योंकि अग्रिम वेतन दे दिया था और एक विशाल सेना गठित कर दिया था। और इसी बीच जो ही वह विजय खुरासान विजित करने की योजना, सेना को लेकर के जाने की योजना बनाता है, त्यों ही खुरासान की जो राजनीतिक स्थिरता थी उसमें शांति आ जाती, राजनीतिक स्थिरता समाप्त, जो राजनीतिक गतिरोध था वह समाप्त हो जाता है। और कहीं न कहीं मोहम्मद बिन तुगलक को इस योजना को भी रोकना पड़ता है, यानी कि खुरासान अभियान को वह बीच में ही रोक देता है। और जो गठित सेना थी जिन्हें अग्रिम वेतन दे रहा था, वह सेना के वेतन को रोक देता है, तो सेना की छटनी करने लगता है। इससे सेनाओं में आक्रोश हो जाता है कि हमें एक बार विजय के लिए लाया गया, सेना हमें इकट्ठी की गई, हमें वेतन दिया गया और बिना अभियान किए ही हमें हटाया जा रहा है, हमें सेना में से निकाला जा रहा है और हमारे वेतन को रोका जा रहा है। इससे कहीं न कहीं सेना तथा आम जनमानस में सुल्तान के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो गया। और कहा जाता है कि राजनीतिक परिवर्तन की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को इस योजना को भी रोकने का आदेश दे देना पड़ता है। और लास्ट में कहा गया कि खुरासान अभियान की उसकी यह योजना भी निष्फल साबित हुई, यह योजना भी उसकी असफल साबित हुई। और इस योजना के निष्फल होने से काफ़ी सैनिक इसके विरुद्ध हो गए, आम जनमानस इससे आक्रोशित हो गया। अगली जो इसकी योजना थी कराचिल अभियान 1337-38 ईस्वी में। इसकी टाइमिंग इसलिए लिखी नहीं गई क्योंकि यह योजना शुरू ही नहीं हुई थी, बस इसकी योजना बनाई गई थी, सैनिकों को इकट्ठा किया गया था। नेक्स्ट उसकी जो योजना होती कराचिल अभियान। कराचिल हिमालय के तराई क्षेत्रों में जो हुमायूं का क्षेत्र था वहाँ पर स्थित था। कराचिल कहाँ स्थित था? हिमालय के तराई क्षेत्रों में जो हुमायूं का क्षेत्र हुआ करता था वहाँ स्थित था। और इसकी समस्या ये थी कि यह चीन की सीमा से मिलता था, इसलिए चीन के शासक कभी कभी इसे अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश करते थे और इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बताते थे। और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था, मोहम्मद बिन तुगलक जिसे इस क्षेत्र को यानी कि कराचिल के क्षेत्र को अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग मानता था, अपने साम्राज्य का हिस्सा मानता था। और जब कभी चाइना या चीन इसके क्षेत्रों पर अधिग्रहण करता था तो दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक भी इससे पूरी तरह से हस्तगत करने की योजना बनाता था। और इसी सिलसिले में उसने सेना लेकर के कराचिल अभियान की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ कहीं न कहीं वह एक तराई, एक हिमालय की घाटियों में स्थित था, इसलिए वहाँ सेनाओं को लेकर पहुँचते ही भारी वर्षा हो जाती है और बर्फीले तूफान चलने लगते हैं, जिससे सेनाओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारी वर्षा, बर्फीले तूफानों के उपरांत वहाँ प्लेग नामक बीमारी भी फैल जाती है और काफ़ी सैनिक मरने लगते हैं। और लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक को कराचिल अभियान से भी वापस आने का आदेश देना पड़ता है। तो इस अभियान में काफ़ी सैनिक वहाँ मारे जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, प्लेग फैल जाता है और लास्ट में कराचिल को भी वह विजित नहीं कर पाता है। और अंततः यह निर्णय दिखाई देता है कि उसकी कराचिल अभियान की योजना भी असफल सिद्ध हुई। तो इन्हीं योजनाओं की असफलता को देखते हुए ही काफ़ी इतिहासकारों ने, काफ़ी विद्वानों ने इसे पागल शासक या इस शासक में पागलपन के अंश की बात को कहते हैं। अर्थात यह एक उच्च पढ़ा लिखा, उच्च शिक्षित शासक तो था, लेकिन इसकी सारी योजनाएं असफल हुई, इसलिए इतिहास में यह सबसे विस्तृत साम्राज्य का शासक, सबसे उच्च पढ़ा लिखा शासक तो रहा, लेकिन यह सबसे असफल शासक भी सिद्ध हुआ। और इसकी असफलता के पीछे कहीं न कहीं कहा जाता है कि इसकी योजनाएं समय से पहले या समय के बाद की हैं, इसलिए इसकी कोई भी योजना सफल नहीं हुई। लास्ट में कहा जाता है इसकी मृत्यु कैसे होती है, तो इन्हीं योजनाओं की असफलता से काफ़ी व्यथित हो चुका था। दूसरी तरफ इसके ही साम्राज्य में सबसे ज़्यादा 34 विद्रोह भी हुए। तो इस प्रकार योजनाओं की असफलता, दूसरी तरफ बहुत ज़बरदस्त, बहुत कई यानी कि कुल 34 विद्रोह को झेलते हुए यह काफ़ी व्यथित हो चुका था। और लास्ट में थट्टा के
गुजरात यानी कि गुजरात में एक जगह होती थी थट्टा, और गुजरात तथा सिंध के क्षेत्रों में एक तारगी नाम से शासक हुआ करता था। वह विद्रोह कर दिया, यानी गुजरात तथा सिंध के इलाके में तारगी नामक एक सुल्तान, एक शासक हुआ करता था, उस राज्य का शासक होता था। उसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, और इसी तारगी के विद्रोह को दमन करने के लिए ही यह मोहम्मद बिन तुगलक सेना लेके जाता है, और तारगी भाग करके गुजरात से थट्टा था सिंध के क्षेत्रों में थट्टा नामक जगह होती है, वहाँ पहुँचता है, और उसी थट्टा में ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पीछे कहा जाता है कि 20 मार्च 1351 के लगभग उसे इसका पीछा करते करते उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे ज्वर हो जाता है, ज्वर से पीड़ित हो जाता है, और इसी थट्टा में ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ज्वर हो जाने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को देखते हुए बाकी विद्वानों ने उसके संपूर्ण कार्यकाल को देखते हुए उसके विषय में क्या वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में विद्वानों के द्वारा, चूँकि वह एक उच्च पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कई भाषाओं का ज्ञाता था, अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र, ज्योतिष, कई विधा का, भौतिक शास्त्र, कई विधा का वो ज्ञाता था। उसकी योजनाएं भी बहुत ही अलग थी बाकी सुल्तानों से, लेकिन लास्ट में उसकी सारी योजनाएं निष्फल साबित हुई, असफल साबित हुई, और उसकी योजनाएं अगर सफल नहीं हुई तो वह भी एक सफल सुल्तान नहीं कहा गया, यानी कि उसका भी मूल्यांकन विद्वानों के द्वारा असफल शासकों की श्रेणी में गिना गया, और विद्वानों ने उसे एक पागल शासक की उपाधि दे दी, उसे पागल शासक की श्रेणी में भी उसे रख दिया। तो आइए हम देखते हैं कि विद्वानों के द्वारा उसके बारे में, उसके संपूर्ण कार्यकाल, उसके संपूर्ण विवरण के बारे में क्या कहा गया। तो एक विद्वान है जिनका नाम है बदायूनी। बदायूनी जो है यह बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे, और इन्होंने उसकी मृत्यु पर एक वाक्य इन्होंने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कब कहा था? यानी कि जब उसकी मृत्यु होती है, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक की। तो उसकी मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु के संबंध में तथा उसके संपूर्ण कार्यकाल के संबंध में जो विवेचना की इन विद्वानों के द्वारा की गई, उसी पर इन लोगों ने निर्णय दिया, यानी अपने अपने विचारों को इन्होंने कहा। तो बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। यही सेंटेंस दे करके यह पूछा जाता है कि यह किसके संबंध में वर्णित किया गया है, या ये पूछा जाता है कि इस सेंटेंस को, इस वाक्य को किसने कहा है। तो यह बदायूनी के द्वारा किया गया। दूसरे हैं विद्वान इसामी। इसामी ने कहा था इसके संबंध में कि एक निरंकुश शासक तथा विधर्मी शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने व्याख्यायित किया है, एक निरंकुश तथा एक विधर्मी शासक के रूप में। दूसरी तरफ है इब्न बतूता। यहाँ बदायूनी थे, यहाँ इब्न बतूता जो उसके शासनकाल में मोरक्को या अफ्रीका से आया हुआ था। इसने अपना ग्रंथ रहला नाम से अपना एक ग्रंथ वर्णित किया, जिसमें इसके संबंध में वर्णन किया। इन्होंने कहा सुल्तान सबसे ज़्यादा नम्र तथा सच्चाई के लिए उत्सुक था, यानी कि सुल्तान के ओवरव्यू के बारे में इन्होंने चर्चा किया कि सुल्तान सबसे ज़्यादा नम्र था, सच्चाई के प्रति समर्पित था, उत्सुक था। अगले विद्वान है बर्नी। बर्नी बहुत ही चर्चित रहे हैं, क्योंकि बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ कुल 17 वर्षों तक इसके संरक्षण में रहे हैं। बर्नी ने कहा अंततः लोगों को उससे तथा उसे लोगों से मुक्ति मिलेगी, यानी कि यह वाक्य मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इन्होंने कहा था। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि अंततः लोगों को उससे तथा उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। और दूसरी तरफ सुल्तान के ओवरव्यू मूल्यांकन पर इसने कहा है, किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान को विपरीत तत्वों का मिश्रण माना, यानी कि बर्नी ने कहा कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह विपरीत तत्वों का मिश्रण था उसमें। किसमें? मोहम्मद बिन तुगलक में। ये कथन किसने कहा है? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा सुल्तान को विपरीत तत्वों का मिश्रण माना। एक और विद्वान है जिनका नाम है एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन ने कहा सुल्तान में पागलपन का कुछ अंश विद्यमान था या कुछ अंश मिलता है। तो ये विद्वान है, चाहे बदायूनी हो, इसामी हो, इब्न बतूता हो, एल्फिंस्टन हो, जियाउद्दीन बर्नी हो, सभी ने अपने अपने तरीके से अपने अपने मतों को मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहा है। और जो भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हों, या यूँ कहा जाए कि यूपीएससी तथा पीसीएस जैसी परीक्षाओं में भी इन विद्वानों के कथनों को पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि
सुल्तान में पागलपन का अंश विद्वान था, यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया? तो यह एल्फिंस्टन के द्वारा कहा गया। अब हम देखते हैं विद्वान एवं ग्रंथ। कुछ विद्वान इसके शासनकाल में इसके दरबार में थे, जिसमें मुख्य रूप से जियाउद्दीन बर्नी थे। और जियाउद्दीन बर्नी कुल 17 वर्षों तक इसके आश्रय में किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण में रहे थे। और इन्होंने मुख्य रूप से 2 ग्रंथों की रचना की। पहला था तारीख़ फिरोजशाही और दूसरा था फतवा जहांदारी, यानी तारीख़ फिरोजशाही और दूसरा फतवा जहांदारी जो ग्रंथ है वह जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा रचा गया था। और दूसरे जो विद्वान हैं वह बदरुद्दीन या बद्र ए चाच हैं। इन्होंने जो पुस्तक की रचना की वह था दीवान चाच या शाहनामा। दीवान ए चाच या शाहनामा इन्होंने यानी बदरुद्दीन या बद्र ए चाच के द्वारा लिखा गया। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशंसा में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। आगे चल कर के मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कुछ और भी कार्य किए गए, दरबार में 1200 गायकों की यानी कि गीत संगीत से मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत जुड़ाव था। इसने संपूर्ण दरबार में 1200 गायकों को इसने संरक्षण प्रदान किया था तथा रेशमी वस्त्र निर्माण के लिए एक वस्त्र निर्माणशाला का भी इसने निर्माण कराया था, जहां लगभग 400 जुलाहे रहते थे। यानी गीत संगीत से जुड़े हुए 1200 गायक विद्यमान रहते थे। दूसरी तरफ इसके दरबार में कुछ साहित्यकार, कुछ विद्वान थे। चूँकि यह उच्च पढ़ा लिखा व्यक्ति था और विद्वानों का सम्मान करता था, तो इसलिए विद्वानों को इसने संरक्षण भी प्रदान किया था। और दूसरी तरफ दरबार में 1200 गायकों को रखा था जो गीत संगीत के लिए प्रसिद्ध थे तथा रेशमी वस्त्रों के निर्माण के लिए वस्त्र निर्माणशाला का इसने निर्माण किया, और जहाँ 400 से अधिक जुलाहे रहते थे। और दिल्ली के इर्द गिर्द इसने जहाँ पनाह नामक एक नगर को भी बसाया था। लास्ट में हम देखेंगे कि इसके द्वारा 1346 ईस्वी में दिल्ली में एक मदरसा एवं एक पुस्तकालय का भी निर्माण कराया गया, यानी कि दिल्ली के निकट ही इसके द्वारा एक मदरसा तथा एक पुस्तकालय का भी निर्माण कराया गया था। खाली समय में जब भी इसे फुर्सत प्राप्त होती थी तो यह पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकों का अनेक विषयों पर आधारित ग्रंथों का यह अध्ययन करता था। चूँकि कई विषयों का यह ज्ञाता था और जो विषयों का ज्ञाता होता है तो कहीं न कहीं उसका मन पढ़ने में एक बार फिर से लगता है, तो यह भी एक पुस्तकालय और मदरसे का निर्माण कराया था। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने यह 2 वीडियो प्रस्तुत किया। उसके कार्यों को 2 वीडियो के माध्यम से संपूर्ण उसके कार्यों पर एक कंसेप्चुअल और एक विस्तृत तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ हमने इस पर अपना वीडियो बनाया, अपना विचार दिया। तो आगे अब हम तुगलक वंश के अगले सुल्तान, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो